प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एके कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम समास प्रकरण का अध्ययन करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, समास दो या दो से अधिक शब्दों का संक्षिप्तीकरण करना समास कहलाता है। देखिए, एक वाक्य होता है, उस वाक्य में दो या दो से अधिक शब्द होते हैं। हम सभी जानते हैं कि जहां दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। लेकिन समास में क्या होता है, जहां दो या दो से अधिक शब्द होते हैं उनका संक्षिप्तीकरण किया जाता है। ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। समास ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है बैठना, पास बैठना। जैसे मान लो मैं एक साधारणतः बात करूं कि मान लो बहुत सारे लोग दूर दूर बैठे हुए हैं, तो मैंने क्या किया, उन सभी को एक जगह बैठा दिया। ठीक है ना, आज भी पहले भी उतने थे, आज भी उतने ही है। पहले वही काम हो रहा था, अभी वही काम हो रहे हैं, लेकिन पहले वो दूर दूर बैठे थे, अब मैंने उनको पास बैठा दिया है। लेकिन अब हम बात करते हैं समास के संबंध में, तो हम बात कर रहे हैं शब्दों की। तो एक वाक्य में बहुत सारे शब्द होते हैं और जब हम उन शब्दों को थोड़ा पास बैठाते हैं, उसका संक्षिप्तीकरण कर देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। जैसे मैं बात करूं कि एक वाक्य है, मान लो मुझसे किसी व्यक्ति ने पूछा कि मुझे कहां जाना है, तो मैंने उनसे कहा कि जहां पर तीन रास्ते मिलते हैं, जहां पर तीन रास्ते मिलते हैं आपको वहां जाना है। तो मैंने पूरे वाक्य उसको बोला, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, उन पूरे वाक्य को बोलने के बजाय मैंने एक शब्द बोल दिया कि आपको कहां जाना है, किराया पर। कहां जाना है, किराया पर। अब देखो, अगर मैं ये बोलूं कि आपको वहां जाना है जहां पर तीन रास्ते मिलते हैं, तो भी इसका अर्थ वही हो गया। अगर मैं बोलता हूं कि आपको किराए पर जाना है, तो भी इसका अर्थ वही हो गया। तो कहना मतलब यह कि जब हम शब्दों का संक्षिप्तीकरण करते हैं, ठीक है ना, तो उसे समास कहते हैं। लेकिन जब हम किसी का संक्षिप्तीकरण करते हैं तो भी इसका अर्थ वही होता है जो पहले था, अभी भी होता है। तो मतलब शब्दों का संक्षिप्तीकरण करना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। तो एक बार दोबारा देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों का संक्षिप्तीकरण करना समास कहलाता है। समास दो शब्दों से बना होता है, सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है पास, आस का अर्थ होता है बैठना, अर्थात जो शब्द दूर दूर है उनको पास में बिठा देना, लेकिन उनका अर्थ वही होता है। यानी शब्दों का संक्षिप्तीकरण करना समास कहलाता है। अब हम बात करते हैं समास के प्रकार की। समास के 6 प्रकार है जो कि आप पहले की कक्षा में भी पढ़ चुके होंगे, जानते होंगे। तो देखिए, पहला है हमारा अव्ययभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, छठा है भवविरेय समास। ये हमारे 6 प्रकार हैं। तो मैं क्या करता हूं, अभी आपको कुछ थोड़ा बहुत इनके बारे में बता देता हूं, उसके बाद फिर हम विस्तार से इनका अध्ययन करेंगे और ऐसे ट्रिक के माध्यम से अध्ययन करेंगे कि प्रश्न पत्र में आपके कभी भी समास संबंधी प्रश्न गलत नहीं होंगे। चाहे वो बोर्ड परीक्षाओं की बात हो या कंपटीशन एग्जाम की बात हो, तो आपके प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। बस आपको ट्रिक्स को अच्छे से ध्यान में रखना है। देखिए, पहला है हमारा अव्ययभाव समास। ठीक है, अव्ययभाव समास यानी नाम से हमें पता चल रहा है कि अव्यय यानी जिस समास में पहला पद कौन सा होता है, अव्यय होता है। कौन सा होता है, अव्यय। अव्यय आप जानते होंगे कि वह शब्द जो लिंग वचन कारक आदि के कारण नहीं बदलते, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, चाहे एक वचन हो, बहुवचन हो, कोई सा भी कारक हो, लेकिन उनसे इन शब्दों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आपको पता है कि जब स्त्रीलिंग आता है तो शब्द तो वाक्य बदल जाता है, जब पुल्लिंग आता है तो वाक्य बदल जाता है, एक वचन आता है तो वाक्य और होता है, बहुवचन होता है तो भी इसमें बदलाव हो जाता है।
लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं बदलते, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो। तो मतलब अव्यय कौन से होते हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं होता। या फिर हम बात करें उपसर्ग, किसकी बात करें? उपसर्ग, अर्थात जिसका पहला पद अव्यय हो या उपसर्ग हो, उससे कौन समास होता है? अव्ययभाव समास होता है। जैसे मैं बात करूं आजन्म, आजन्म, तो इसको मैंने विच्छेद कर दिया है आजन्म, आजन्म से क्रम क्या बनाए? आजन्म बनाए। अब प्लस से पहले देखिए आप उपसर्ग है, ठीक है ना, आप जानते हैं जो आपने उपसर्ग जैसे आ है, ठीक है ना, दू है, वी है, सु है, परी है, परा है, तो वो उपसर्ग है, ठीक है ना। तो जो उपसर्ग है प्लस से पहले क्या आता है? उपसर्ग आता है, वह कौन समास होता है? अव्ययभाव समास होता है, या तो अव्यय हो या उपसर्ग हो। ध्यान रखना कि आप जैसे एग्जाम में मान लो एक शब्द दे दिया गया है और आपसे पूछते हैं कौन समास है, ठीक है ना, तो आप क्या करो? उसका संधि विच्छेद करो। अगर इससे संधि विच्छेद हो रहा है तो प्लस से पहले क्या आ रहा है? उपसर्ग आ रहा है ना, और अव्यय शब्द है तो उनमें कौन समास होता है? अव्ययभाव समास होता है। अब हम बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्हों का लोप होता है। जैसे मैं बात करूं जैसे एक वाक्य है, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। अब मुझे आपको पता होगा कि इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक है। जैसे आपने पहले पढ़ा होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, संबंध काके की, अधिकरण में पर ऊपर और संबोधन है और है। तो अब आप देखो कि राजा का पुत्र, अगर हम चिन्ह के माध्यम से बात करें तो का आ रहा है, तो का कौन से किसका है? संबंध कारक का है, जो संबंध बता रहा है कि राजा का पुत्र है। तो जो चिन्ह संबंध का बोध कराते हैं वो संबंध कारक के अंतर्गत आते हैं। तो जो का है इसे कौन सा है? संबंध कारक है। लेकिन अभी तो यह है राजा का पुत्र, यह कह रहा है कि राजा का पुत्र। अब मैं क्या कर रहा हूं? इस पूरे वाक्य का संक्षिप्तीकरण करूंगा। क्या करूंगा? संक्षिप्तीकरण करूंगा। यानी अभी जो दूर दूर है इनको मैं क्या कर दूंगा? पास में बैठा दूंगा। जैसे राजपुत्र, अगर मैं ये बोलूं राजा का पुत्र तो भी इसका अर्थ वही हो गया। अगर मैं बोलूं राजपुत्र तो भी इसका अर्थ ये हो गया। लेकिन पर मैंने क्या किया है? एक बहुत लंबा वाक्य बोलने के बजाय मैंने संक्षिप्तकरण में एक शब्द बोल दिया, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है। तो देखिए ऐसे वाक्य जहां पर कारक का उपयोग हो रहा है, लेकिन जब उसका संक्षिप्तकरण किया जाता है और कारक का लोप कर देते हैं तो वह कौन समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कर्मधारय समास की। देखिए कर्मधारय समास, इसमें क्या होता है? एक पद होता है विशेषण और दूसरा होता है विशेष्य। विशेषण और एक होता है विशेष्य। ठीक है, जैसे मैं बात करूं महापुरुष, एक शब्द है महापुरुष। ठीक है, अब इसमें अगर हम इसका विच्छेद करें तो क्या है? महान है जो पुरुष। तो अब देखिए विशेषण और विशेष्य, महान है जो पुरुष, यानी ये जो शब्द है महान है, ये किसकी विशेषता बता रहा है? पुरुष की। तो जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या बोलते हैं? विशेषण। और तो देखिए यहां पर विशेषण कौन सा है? महान है, क्योंकि यह पुरुष की विशेषता बता रहा है। तो ये कौन सा है? विशेषण है। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? विशेष्य।
यानी जो महान शब्द है ये पुरुष की विशेषता बता रहा है, यानी ये विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे हम क्या बोलते हैं? विशेष्य बोलते हैं। ठीक है ना? तो जिस पद में विशेषण और विशेष्य होता है, ठीक है ना, तो वहां कौन समास होता है? कर्मधारय समास होता है। अब हम बात करते हैं द्विगु समास की। देखिए द्विगु समास जिसका पहला पद कौन सा हो? संख्यावाचक। कौन सा हो? संख्यावाचक हो। जैसे हमने बात करी नवरात्र, नवरात्र, नवरात्र। द्विगु समास में क्या होता है कि पहला पद संख्यावाचक होता है नवरात्र, यानी 9 रातों का समूह, 9 रातों का समूह। ऐसे ही सप्ताह 7 दिनों का समूह। एक सप्ताह है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, ठीक है ना, नवरात्र है, यानी ऐसे शब्द जो हम कैसे लगते हैं? संख्यावाचक लगते हैं, तो उनमें कौन समास होता है? द्विगु समास होता है। अब हम बात करते हैं द्वंद्व समास की। तो द्वंद्व समास में संयोजक शब्द, कौन से शब्द? संयोजक। जैसे बात करते हैं और, तथा, एवं, या, अथवा, यानी संयोजक शब्द जैसे और, तथा, एवं, या, अथवा, जब इनका लोप होता है तो कौन समास आता है? द्वंद्व समास। जैसे मैं बात करूं दाल और रोटी, दाल और रोटी, लेकिन जब मैं इसका संक्षिप्तीकरण करूंगा तो मैंने ऐसा कर दिया दाल रोटी। अगर मैं ये बोलूं दाल और रोटी तो इसका अर्थ यही है, और जब मैं छोटा कर दिया तो इसका अर्थ उसका वही है, दाल और रोटी। तो इस तरह के शब्द जहां पर संयोजक शब्द का लोप हो जाता है वह कौन समास होता है? द्वंद्व समास होता है। अब हम बात करते हैं छठे बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है कि जब किसी वाक्य का संक्षिप्तीकरण किया जाता है तो उसका अर्थ अन्य के लिए होता है। किसके लिए होता है? अन्य के लिए। जैसे हम बात करते हैं दशानन, ठीक है ना, यानी 10 मुंह, 10 मुंह वाला, 10 मुंह वाला दशानन, ठीक है। लेकिन अब देखो इसका जो अर्थ है ये किसी अन्य के लिए जा रहा है। किसके लिए जा रहा है? अन्य के लिए। दशानन, तो दशानन का जो अर्थ है वो किसके लिए? रावण के लिए। अब आपने ये देखा होगा कि अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष समास है, ये जितने भी 5 समास है, द्वंद्व, द्विगु, कंधार्य, तत्पुरुष, अव्यय, इन सभी समास में क्या था कि जिस वाक्य का हमने संक्षिप्तीकरण किया था उसका वही अर्थ था, उसका वही अर्थ था जो पहले था। जब मैंने छोटा कर दिया तो उसका अर्थ वही था, और जो पहले वाक्य था उसका अर्थ वही था। लेकिन यहां पर क्या है छठे समास में कि यह जो शब्द है इसका अर्थ किसी अन्य के लिए जा रहा है, तो उसमें कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास होता है। तो अब हम पढ़ते हैं इन सभी के बारे में, विस्तार से पढ़ते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं अव्ययभाव समास। जिस समास में प्रथम पद अव्यय हो, कौन सा हो? अव्यय, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। अव्यय के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। तो जिस समास में प्रथम पद कौन सा हो? अव्यय हो, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। अब इस समास की पहचान क्या होती है? शब्दों की पुनरावृत्ति। एक तो क्या होता है कि शब्दों का दोहराव होता है, कुछ शब्दों में क्या होता है? शब्दों का दोहराव होता है। दूसरा उपसर्ग होना। किसमें क्या होता है कि प्लस से पहले क्या होता है? उपसर्ग होता है। जब हम शब्द का विच्छेद करते हैं तो प्लस से पहले क्या मिलेगा आपको? उपसर्ग मिलेगा। और तीसरा कुछ शब्द ऐसे मिलेंगे आपको जहां एक ही शब्द बार बार में आता है। ये इनकी पहचान, ये 3 इनकी पहचान होती है। जहां पर तीनों पहचान मिल जाती है तो वह कौन समास होता है? अव्ययभाव समास होता है। जैसे हम बात करें, पहला है आजीवन। तो देखो
जीवन, इसका प्रति दिन, इसका यथा शक्ति, इसका निडर। देखो अब ये जो प्लस से पहले शब्द आ रहे हैं ये सब क्या है? उपसर्ग है। क्या चीज है? उपसर्ग है। इसका अर्थ क्या होगा? अगर हम मान लो समास का विग्रह करते हैं, उसका खंडन करते हैं, तो कैसे होगा? जीवन पर्यंत, या हम ये बोल सकते हैं जीवन भर। ठीक है। प्रतिदिन की बात करते हैं हम, तो इसका अर्थ होता है दिन दिन। ठीक है। यथाशक्ति, इसका अर्थ है शक्ति के अनुसार। निडर है, इसका अर्थ है डर रहित या फिर बिना डर के। तो देखो यहां पर कुछ शब्द ऐसे हैं, जब हमने इसका विच्छेद किया तो प्लस से पहले क्या मिले? हमको उपसर्ग मिले। ठीक है ना। तो कौन समास हो गया? यहाँ पे अविभाज्य समास हो गया। इसके बाद अब हम बात करते हैं इन शब्दों की जो क्या कर रहे हैं, एक ही शब्द का बार बार आना, यानी शब्द एक ही है लेकिन बार बार आ रहा है। तो ऐसे जो शब्द है रातों रात, हाथों हाथ, ठीक है ना, तो इनमें कौन सा होता है? अविभाज्य समास होता है। इसका विच्छेद हो जाएगा रात रात, इसका हाथ हाथ। तो यह है हमारा अविभाव समास। हमें केवल एक ही चीज ध्यान रखनी है, उपसर्ग का। किन उपसर्ग जरूर आते हैं? क्या आते हैं? उपसर्ग आते हैं। देखिए आगे की वीडियो में हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम हिंदी में जितने भी उपसर्ग हैं उनको देखेंगे, तो वह उपसर्ग क्या आते हैं? इसमें आते हैं। तो सबसे बड़ी इसकी पहचान यही है कि इन शब्दों में क्या आता है? उपसर्ग आता है, या फिर ये शब्द मिलेंगे आपको जब एक शब्द बार बार में आता है। तो ये इसकी पहचान है, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो देखिए अब हम बात करते हैं तत्पुरुष समास। देखिए जिस समास में कारक विभक्ति का लोप होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इस समास में क्या होगा? कारक की विभक्तियां हैं उनका लोप हो जाता है। पहचान क्या होगी इसकी? कारक चिन्हों विभक्ति का लोप होना। जैसे ये है, ये कर्ता कारक की पहचान है, ये कर्म कारक की है, ये कर्ण कारक की है, ये संप्रदान, ये अपादान, ये संबंध, ठीक है ना, और ये अधिकरण। यानी कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये जो कारक है इनकी विभक्तियां हैं, चिन्ह है। जब इनका लोप होता है तो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। अब आप देखो ग्रामगत, जब हमने इसका विग्रह किया शब्द का, इसका अर्थ क्या है? ग्रामगत। ग्राम का मतलब क्या होता है? गांव, और गत का अर्थ क्या होता है? जाना, यानी गांव को गया हो, गांव को जा चुका है। पहला उदाहरण है हमारा ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। देखिए ग्रामगत, ग्राम का अर्थ होता है गांव, और गत का अर्थ क्या होता है? जाना, यानी गांव को जाना। किसी ने मुझसे पूछा कि मैंने कहा कि वो गांव गया हुआ है, तो उस वाक्य को ना बोल करके मैंने क्या बोला? केवल ग्रामगत, कि वो ग्राम जा चुका है, वो गांव जा चुका है। अब यहां पर देखिए जब मैंने विग्रह किया तो कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? कर्म कारक है, ठीक है ना। लेकिन जब इसका संचितकरण किया गया तो यहां पर इसका लोप कर दिया गया है, केवल किया गया है ग्रामगत। अगर मैं ये वाक्य बोलता हूं तो भी उसका वही अर्थ है कि वो गांव को जा चुका है। अगर मैं ग्रामगत बोलता हूं
तो इसका अर्थ वही है कि वो गांव को जा चुका है। तो यहां पर कारक का लोप हो गया, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा कारक हो गया, तत्पुरुष समास। दूसरा है हस्तलिखित। हस्त का अर्थ होता है हाथ और लिखित का अर्थ होता है लिखना, यानी हाथ से लिखना। हाथ से लिखा गया, यानी यह हाथ से लिखा हुआ, ठीक है ना। तो हस्तलिखित है, हाथ से लिखा हुआ। अब देखिए से, यानी ये वाला से आ रहा है, यानी माध्यम है ये, यानी जो लिखा गया है वो किसके माध्यम से लिखा गया है, हाथ के माध्यम से। तो मैंने कहा कि ये हाथ से लिखा गया है, तो भी इसका अर्थ वही है। अगर मैं हस्तलिखित बोलता हूं तो भी इसका अर्थ यही है। क्यों, क्योंकि मैंने इसका संक्षिप्तीकरण कर दिया है और ये जो कारक है से इसका मैंने लोप कर दिया है, तो क्या हो गया, हस्तलिखित। तो देखिए आप दोनों में देखिए, यहां पर कर्म कारक का लोप हो रहा है, यहां पर कर्ण कारक का लोप हो रहा है। तो ग्रामगत हस्तलिखित, तो इसमें कौन सा कारक था, इसमें था कर्म कारक, इसमें कर्ण कारक था, दोनों का लोप हो गया। तो जहां पर कारक का लोप होता है वहां पर तत्पुरुष समास होता है। इसी प्रकार विद्यालय, इसका मैंने कहा विद्या के लिए आल्य। विद्या आप जानते हो शिक्षा, और आल्य, आल्य का अर्थ होता है घर। क्या होता है, घर या कोई स्थान। तो विद्या के लिए आल्य, तो विद्या के लिए आल्य, विद्या प्राप्त करने के लिए जो स्थान है, जो घर है, उसे हम क्या बोलते हैं, विद्यालय बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा वाक्य है, विद्या के लिए आल्य यानी विद्या के लिए घर, विद्या के लिए स्थान। तो इसको मैंने क्या कर दिया है, संक्षिप्त में कर दिया है। क्या लिख दिया है, विद्यालय लिख दिया है। तो यहां पर देखिए संप्रदान कारक है के लिए, ठीक है ना। तो इसका लोप कर दिया गया है, केवल किया गया विद्यालय। अब देखिए रोग मुक्त, इसका हो गया रोग से मुक्ति, रोग से मुक्ति मिलना, रोग से मुक्ति मिलना। यानी पहले क्या था, उसके रोग था, लेकिन अब उसको उससे छुटकारा मिल गया है, उससे मुक्ति मिल गई है। तो क्या हो गया है, वो रोग से अलग हो गया है। कौन सा कारक है, अपादान कारक है, यानी रोग से अलग हो गया वो बिल्कुल अपादान कारक है। तो यहां पर अपादान कारक का लोप कर दिया गया है और क्या है, केवल रोग मुक्त आ गया है। अब हम बात करते हैं 5 उदाहरण की। गंगा जल, इसका हो जाएगा गंगा का जल। अब का किसकी पहचान है, संप्रदान कारक की है, का के की रा रे री, तो संबंध बताया गया है कि वो जो जल है वो किसका है, वो गंगा का है। तो यहां पर देखिए मैंने गंगा का जल में का लोप कर दिया है, तो केवल क्या आ गया है, गंगा जल आ गया है। इसके बाद सिर दर्द, यानी सिर में दर्द, सिर में दर्द। तो देखिए दर्द किसमें, सिर में है, यानी जो संज्ञा सर्वनाम या क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं, ठीक है ना। कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। तो सिर दर्द, सिर में दर्द, तो यहां पर अधिकरण कारक का लोप कर दिया गया है, केवल क्या आ गया है, सिर दर्द आ गया है। तो आगे स्थान में कि जहां पर कारक की विभक्ति का लोप किया जा रहा है वहां तत्पुरुष समास होता है। तो इसके देखो कारक का ध्यान रखना पड़ेंगे, और जब हम इसका विग्रह करेंगे तब हमें मालूम पड़ेगा कि इसमें कौन से कारक का लोप किया जा रहा है। और जब कारक का लोप हो रहा है वहां पर कौन समास है, तत्पुरुष समास है। देखिए अब हम बात करते हैं कर्मधारय समास की। जिस समास का पहला पद विशेषण हो और दूसरा कौन सा हो, विशेष्य हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। पहचान क्या है इसकी, कि शब्द में क्या होगा, पहला पद विशेषण होगा, दूसरा कौन सा होगा, विशेष्य होगा। यानी जब हम इसका विच्छेद करेंगे 2 टुकड़ों में, तो पहला जो टुकड़ा होगा उसमें कौन सा होगा, विशेषण, दूसरे में क्या होगा, विशेष्य होगा। अब देखिए जैसे पहला उदाहरण है हमारा नील गाय, तो इसका क्या है, नीली है जो गाय। महासागर, महा है जो सागर। महाजन, महान है जो जन। परमात्मा, परम है जो
आत्मा। नील गाय यानी नीली गाय, नील है जो गाय, महान है जो सागर, महान है जो जन, परम है जो आत्मा। अब आप देखिए नीली, यह शब्द है विशेषण जो किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की, ठीक है ना। तो जो शब्द विशेषता बताता है, जो शब्द विशेषता बताता है वो क्या होता है? विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण। और यह शब्द जिसकी विशेषता बताता है, अब यह किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की, तो यह क्या है यहां पर? विशेष्य है, ठीक है ना। इसी प्रकार महान विशेषण है, सागर विशेष्य है, महान विशेषण है, जन विशेष्य है, परम विशेषण है, आत्म विशेष्य है। इसकी एक पहचान हो सकती है कि जब इसका संधि विच्छेद करते हैं, जब इसका समास विग्रह करते हैं तो क्या आता है जो। शब्द आता है, ठीक है ना। तो है जो शब्द है ये आता है, जब इसका हम विग्रह करते हैं है जो शब्द आता है, ये इसकी पहचान हो सकती है। तो देखिए हमारे उदाहरण है 4। जब हम इसका विच्छेद करेंगे, देखो आप इसको ऐसे कर सकते हो, नील गाय, महान सागर, महान जन, परम आत्मा। अब आप इनको देख लो, आप इसको कि नील विशेषण है, इसकी विशेषता बता रहा है। ये सारे कौन से विशेषण है और ये सब क्या है? विशेष्य है। यह तब मालूम पड़ेगा जब इसका थोड़ा विग्रह करेंगे। नील गाय, महान सागर, महान जन, परम आत्मा, तो ये सब क्या है? विशेषण है जो इनकी विशेषता बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं चौथे समास की, द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। पहचान क्या होती है इसकी? ये समूह का बोध कराता है। किसे करता है? एक समूह का बोध कराता है, जहां पर गणना भी होती है। क्या होती है? गणना होती है। समूह का बोध कराता है जहां गणना होती है, ठीक है ना। जैसे उदाहरण हमारा त्रिलोक, नवरत्न, नवरात्र, त्रिभुज, सप्ताह। अब देखिए त्रिलोक यानी 3 लोकों का समूह, नवरत्न 9 रत्नों का समूह, 9 रातों का समूह, 3 भुजाओं का समूह, 7 दिनों का समूह। अब आप देखिए ये सब संख्यावाचक है जो एक समूह का बोध करा रहे हैं। जब 3 लोग हैं तो वो कह रहा है कि 3 लोगों का समूह है, और इस समूह की हम गणना कर सकते हैं कि 3 लोग हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तब गणना कर रहे हैं इसकी। तो समूह का को बताता है और वहां गणना भी होती है। क्या होती है? गणना होती है। जैसे 3 लोगों का समूह, एक समूह क्या है? जहां पर 3 लोग हैं, तो हम तीनों की गणना कर सकते हैं, 1 2 3, यानी अलग हम गणना कर सकते हैं। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, ठीक है ना। और जितने भी 9 रत्न है, ठीक है ना, हम उनकी गणना कर सकते हैं क्योंकि इनकी गणना की गई है। तभी तो हमें मालूम है कि यहां पर कितने रत्न है? 9 है। कितने रत्न है? 9 है। 9 इसलिए क्योंकि हमने उसकी क्या करी है? गणना करी है। तो 9 रत्नों का एक समूह है, ठीक है ना, और 9 रत्न है, इनको गणना कर सकते हैं। नवरात्र, 9 रातों का समूह, ठीक है ना। तो जब नवरात्र आते हैं तो हम एक एक दिन की गणना कर सकते हैं कि ये जो 9 दिन होते हैं। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह, ये तीनों की गणना कर सकते हैं।
सप्ताह 7 दिनों का समूह, 7 दिन होते हैं, उन 7 दिनों को हम काउंट कर सकते हैं, उनकी गणना कर सकते हैं, और उन 7 दिनों का एक समूह होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सप्ताह बोलते हैं। तो जिनका संख्या शब्द होता है एक समूह का बोध कराते हैं, और जिसका बोध हम करा रहे हैं हम उनकी गणना भी कर सकते हैं, तो किस में आता है, द्विगु समास में आता है। देखिए अब हम बात करते हैं द्वंद्व समास की, जिस समास में संयोजक शब्द का लोप होता है और दोनों पद प्रधान हो उसे क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। पहचान क्या है इसकी, और, तथा, एवं, अथवा, या आदि का लोप होता है, और योजक चिन्ह इसके अंतर्गत आता है। उदाहरण देखिए, जैसे माता पिता चिन्ह लगा हुआ है, ये चिन्ह कौन सा है, योजक चिन्ह है, ठीक है ना, माता पिता। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, माता और पिता। इसी प्रकार इसका आएगा दाल और रोटी। गुण दोष में गुण और दोष। तो देखिए जब हम विग्रह करेंगे तो यहां पर ये वाले चिन्ह आएंगे, और जब हम इनका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, ये वाले चिन्ह आएंगे। जब हम इनका संक्षिप्तीकरण करेंगे तो क्या आएगा, योजक चिन्ह आएगा। तो ये इसकी पहचान है, ठीक है। अब हम बात करते हैं छठे समास की, बहुव्रीहि समास। जिस समास में अन्य पद प्रधान हो, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, मैंने पहले बता दिया था कि जब इसका संक्षिप्तीकरण होगा तो उसका अर्थ किसी अन्य के लिए आएगा। तो जिस समास में अन्य पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, जब हम इसका विग्रह करते हैं तो है जो या है जिसके आता है, ठीक है ना। जैसे हम बात करते हैं उदाहरणों की, पीतांबर, इसका है पीले हैं जिसके वस्त्र, या हम इसको अंबरी बोल सकते हैं। इसी प्रकार दशानन, 10 है आनंद जिसके, इसको ऐसे बोल सकते हैं 10 है जिसके आनंद। त्रिलोचन, 3 है जिसके नेत्र। अब आप देखो कि ये जो शब्द है ये किसके लिए है, विष्णु भगवान के लिए, और 10 आनंद जिसके, ये किसके लिए, रावण के लिए, और 3 है नेत्र इसके, ये किसके लिए, ये शिव शंकर के लिए। यानी देखो इसमें क्या होता है कि जब हम इसका संक्षिप्तीकरण करते हैं या इसका विग्रह करते हैं तो इसका अर्थ किसी अन्य के लिए जाता है। तो यह है हमारा बहुव्रीहि समास। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब हमको एक ही शब्द में और 2 समास नजर आते हैं, तब उस समय हमें क्या करना होता है। जैसे हम बात करते हैं, यह है पीतांबर, अगर आप इसको ध्यान से देखो, पीतांबर यानी पीले हैं जिसके वस्त्र, तो यहां पर जो पीला शब्द है ये क्या है, विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है, वस्त्र की। तो कौन समास होगा इसके अंतर्गत, कर्मधारय है। लेकिन यहां तो हम कौन सा लगा रहे हैं, बहुव्रीहि समास लगा रहे हैं। ऐसे तो कर्मधारय हो सकता है और बहुव्रीहि समास हो सकता है। अगर हम बात करें दशानन की, तो दशानन कौन सा है, संख्यावाचक भी है इसमें। अगर हम इसमें द्विगु समास भी हो सकता है और बहुव्रीहि समास भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर विकल्प के अंदर, अगर विकल्प में जैसे हमारा ये शब्द आ गया, दशानन आ गया, ठीक है ना, और विकल्प में आपको द्विगु भी दिया हुआ है और बहुव्रीहि समास दिया गया है, दोनों ही दिए गए। तो ऐसी स्थिति में
बहुवीर्य समास को हमें टिक करना है। किस पे करना है? बहुवीर्य समास पर। अगर आपको इसमें दोनों नजर आ रहे हैं तो आपको लगता है कि यार ये जो समास है दशानन समास है, इसमें संख्यावाचक भी है, लेकिन जब हम उसका विग्रह कर रहे हैं तो रावण के लिए भी जा रहा है। तो ऐसी जब स्थिति आती है तो हमको बहुवीर्य, अगर विकल्प में दोनों समास दिए गए हैं तो हमें बहुवीर्य समास पर टिक करना है। अगर एक ही दिया गया है तो हमें उसी पर टिक करना है। अगर मान लो विकल्प में केवल बहुवीर्य समास है, द्विगु समास नहीं है, तो ठीक है। अगर मान लो बहुवीर्य समास नहीं है, केवल कौन सा है? द्विगु है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दोनों हो जाए, अगर दोनों समास विकल्प में आपको मिल रहे हैं और हमको दोनों ही लग रहे हैं कि इसमें दोनों समास है, तो हमें इसको महत्व देना है, बहुवीर्य समास को, इस पर टिक करना है हमको। अगर हम बात करें पीतांबर की, तो इसमें कर्मधारय भी है और बहुवीर्य समास भी है। अगर दोनों विकल्प में आते हैं तो हमें बहुवीर्य समास पर टिक करना है, ठीक है ना। और अगर अलग अलग आते हैं तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है।